नमस्कार मित्रों, मैं चंद्रशेखर बिरथरे CSB फिल्म एक्टिंग एकेडमी इंदौर से आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज के हमारे फिल्म एक्टिंग कोर्स के 21वें एपिसोड के पहले भाग में हम आज चर्चा करेंगे स्टानिस्लावस्की के परिभाषित किए गए अभिनय के मौन एवं मुखर, स्वयं से, अन्य अभिनेताओं से, वस्तुओं से संपर्क सूत्रों की, भावनाओं के परस्पर प्रवाह की और आत्म संवाद की प्रक्रियाएं, जिन्हें स्टानिस्लावस्की ने अपने मेथड एक्टिंग में ईजाद की थीं। मित्रों, स्टानिस्लावस्की रशिया के बहुत बड़े कलाकार थे और उन्होंने विदेशों में, रशिया में पहली बार अभिनय के विभिन्न सूत्रों पर कार्य किया और मेथड एक्टिंग की शुरुआत उन्होंने की, ऐसा कहा जाता है। हालांकि हॉलीवुड में स्टैनफोर्ड मैसनर और बहुत से और भी हुए हैं जिन्होंने अभिनय के क्षेत्र में अपना काम किया है। चलिए मित्रों, हमारा आज का विषय शुरू करते हैं। स्टानिस्लावस्की का मानना है कि मनुष्य हमेशा अंतरंग और बहिरंग रूप में मौन रहकर या मुखर होकर इस जगत के जीवन प्रवाह में किसी न किसी वस्तु से, व्यक्ति से या परिवेश के साथ संपर्क में रहता है। हमारा जो मस्तिष्क है वो कभी विचार शून्य नहीं होता, लगातार उसमें विचारों का प्रवाह चलता रहता है और वो विचार किसी व्यक्ति के बारे में हो सकते हैं, वस्तु के बारे में हो सकते हैं या फिर परिवेश के बारे में हो सकते हैं। अब ये प्रक्रिया जो है जाने अनजाने यथासंभव बिना रुके चलती रहती है, लेकिन अभिनेता के लिए तो यह नितांत आवश्यक है कि मंच पर अपनी उपस्थिति के दौरान वहाँ की वस्तुओं, व्यक्तियों और दर्शकों के साथ भी अपना संपर्क सूत्र बनाए रखे। स्टानिस्लावस्की ने आगे कहा, क्या संपर्क के लिए जरूरी है कि कोई तुम्हें देखे अथवा बातचीत करे? अपनी आंखों और कानों को बंद कर लो, मौन हो जाओ और फिर यह खोजने की कोशिश करो कि किसके साथ तुम्हारा मानसिक संपर्क अथवा अंतः संवाद चल रहा है। एक क्षण भी तो ऐसा पकड़ने की कोशिश करो जब तुम किसी वस्तु के संपर्क में नहीं रहते, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं। हमारे भारतीय परंपरा के अनुसार योग और ध्यान प्राणायाम की स्थिति में हम अगर मन पे काबू कर लें तो फिर हम मन को बाहर जाने से और अंदर की तरफ यात्रा करने के लिए, तो इस तरह मन को हम काबू कर सकते हैं। अब जब ये स्टानिस्लावस्की बोल रहे थे तो कक्षा में उपस्थित एक छात्र वासिली ने जब यह उनके अनुसार करने की कोशिश की तो उसने पाया कि उसके मन में विचारों का प्रवाह चल पड़ा है। पिछली शाम वो एक संगीत समारोह में गया था, वहाँ उसने जो भी देखा, सुना, वो एक चलचित्र की भांति उसके दिमाग में एक रील की भांति घूमने लगा। तो और उसने बताया ये सब कि भाई ये मुझे ऐसा लगा था। तो स्टानिस्लावस्की ने उसे अपनी कठिनाई, मतलब उसको जब चलचित्र के रूप में चल रहा था लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि यही संपर्क का सहज स्वरूप है क्या, तब स्टानिस्लावस्की साहब ने बताया कि उसने अपनी कठिनाई जब स्टानिस्लावस्की जी के सामने रखी तो उन्होंने समझाया कि यह सारी चीज़ें उसके मन में इसलिए आई कि उसने अपने चिंतन की वस्तुओं के साथ अपने विचारों और भावों को या तो बांटना चाहा अथवा उन वस्तुओं से अपने भीतर आत्मसात करने की जरूरत समझी। वासिली ने फिर अपने मन प्रभाव का कुछ विवरण प्रस्तुत करते हुए कहा कि ऊपर से लटकते हुए दीपाधार की ज्योति ने उसके ध्यान को विशेष रूप से आकर्षित किया था। वो दीपाधार में अलग अलग तरह की ज्योतियाँ जल रही थी और उसने वासिली को बहुत प्रभावित किया, बहुत आकर्षित किया। इस पर स्टानिस्लावस्की ने बताया कि तुम यह समझने की कोशिश कर रहे थे कि किससे और कैसे वह वस्तु विशेष बनी थी। तुम उसके रूपाकार में, उसके सामान्य स्वरूप में और उसकी बारीकियों में खो गए थे। तुमने इन प्रभावों को स्वीकार किया
उन्हें अपनी स्मृति पटल पर अंकित कर लिया, फिर उसके संबंध में सोचने लगे। इसका मतलब यह है कि तुमने उस वस्तु से कुछ ग्रहण किया। हम अभिनेता इस प्रक्रिया को जरूरी समझते हैं। तुम्हें अपनी उस वस्तु के चेतना रहित होने की विशेष चिंता है। वो वस्तु निर्जीव थी। कोई भी चित्र, मूर्ति या आपके मित्र का फोटोग्राफ जो अथवा संग्रहालय की वस्तु अचेतन ही है, निर्जीव है, फिर भी उसमें उस कलाकार के जीवन का कुछ अंश होता है जिसने उसकी रचना की है, जिसने उसको बनाया है। एक दीपाधार भी उसी सीमा तक, कुछ अंशों तक हमारी जीवंत रुचि की एक वस्तु हो सकता है, बशर्ते हम अपने को उसमें समाहित कर दें, उससे आत्मसात कर लें। इसका तो यह अर्थ हुआ कि हम किसी भी ऐसी वस्तु के साथ आत्मीय संबंध बना लेते हैं जिसे हम देखते या आकलन करते हैं जिसका। परंतु स्टानिस्लावस्की ने संबंध में संदेह प्रकट करते हुए कहा, हमारी आंखों के सामने होने वाली हर चीज को अंश मात्र भी अपने में समाहित करने का समय मिलता है, फिर भी बिना औरों के कुछ लिए अथवा औरों के को अपना दिए रंगमंच पर कोई पारस्परिक व्यवहार असंभव है। उनकी दृष्टि में एक वस्तु से कुछ लेना अथवा कुछ देना, वह चाहे थोड़ा ही क्यों ना हो, आध्यात्मिक आदान प्रदान का क्षण होता है। वो जो कम्यून होता है, कम्युनिकेशन होता है, वो एक अलग प्रकार का विचित्र रूप में, जहाँ कोई आंखों की अभिनय हो सकता है, हमारी भावभंगिमा का अभिनय हो सकता है, लेकिन वहाँ वाणी हो सकता है, मौन भी हो, लेकिन अपने आप में वो एक नई भाषा है जो परस्पर संपर्क सूत्र से स्थापित होती है। मैंने अनेक बार कहा कि यह दोनों ही बातें संभव हैं कि किसी वस्तु पर दृष्टि डाली जाए और उसे देखा जाए और उसे देखा न जाए। दोनों चीजें, देखा जाए और न देखा जाए। रंगमंच पर जो कुछ हो रहा है उस हर कार्य पर तुम्हारी दृष्टि जा सकती है, तुम उसे देख सकते हो, उसका अनुभव करा सकते हो। लेकिन यह भी संभव है कि फुट लाइट्स के इस ओर जो कुछ तुम्हारे चारों तरफ चल रहा है, हो रहा है, उसे देखते हुए भी तुम्हारी रुचि, तुम्हारी भावनाएं दर्शक दीर्घा में अथवा नाट्य भवन की दीवारों के उस पार किसी दूसरे स्थान पर या किसी दूसरी वस्तु पर केंद्रित हो। बहुत सी ऐसी यांत्रिक युक्तियां हैं जिनका उपयोग अभिनेता अपने भीतर के खालीपन को ढकने के लिए करते हैं, लेकिन उनके मन की केवल शून्यावस्था को ही उजागर करती है। वो उस समय वो कुछ कर रहे नहीं होते हैं, मतलब ढांकने की कोशिश करते हैं। तुम्हें यह बताने की जरूरत नहीं कि यह बेकार भी है और हानिकर भी। हमारी आंखें आत्मा का दर्पण है। हमारी आंखें आत्मा का दर्पण है। खाली आंख आत्मा के खालीपन का दर्पण है। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि अभिनेता की आंखें उसकी दृष्टि और आत्मा की गंभीर अंतर्वस्तु को प्रतिबिंबित करे। वो जो कर रहा है, जो अंदर उसके चल रहा है, जो किरदार कर रहा है, उसको प्रतिबिंबित करना चाहिए, उस किरदार को। इसलिए यह जरूरी है कि वह अपने भीतर उन महान स्रोतों को बनाए जो उसकी भूमिका की मानवीय आत्मा के जीवन के अनुरूप हैं। जब तक वह रंगमंच पर है, उसे उन आध्यात्मिक स्रोतों को नाटक के अन्य अभिनेताओं के साथ बांटते रहना चाहिए। फिर भी अभिनेता आफ्टर ऑल मनुष्य ही होता है। वह जब मंच पर आता है तो यह स्वाभाविक है कि वह अपने साथ उसका दैनिक जीवन के विचारों, व्यक्तिगत भावनाओं, प्रभावों और वास्तविकताओं को भी साथ में लाता है। लेकिन इससे उसके हलचल भरे व्यक्तिगत जीवन की रेखा खंडित नहीं होती। यदि भूमिका उसे अपने साथ बहा नहीं ले जाती तो वह पूरी तरह समर्पित नहीं होगा, और जब वह पूर्ण तरह समर्पित नहीं होता तो उसका रूपांतरण नहीं होता, और जब वह पूरी तरह समर्पित हो जाता है, उसके साथ भूमिका के साथ पूरी तरह से एकात्म हासिल कर लेता है, तो उसका रूपांतरण हो जाता है। लेकिन जिस क्षण वो विचलित हो जाता है, एक सेकंड के लिए भी अगर जरा सा भी विचलित हो जाता है, वो अपने व्यक्तिगत जीवन के प्रवाह में बहने लगता है। वो फुटलाइट्स के उस पार बैठे दर्शकों के में स्थानांतरित हो जाता है, अथवा नाट्य भवन के दीवारों के उस पार चला जाता है, जहाँ भी वह वस्तु है जिसके साथ उसका मानसिक संबंध बना हुआ है। इस बीच वह भूमिका का पूरी तरह यांत्रिक रूप में निर्वाह करता तो है भूमिका। वो स्टेज पर रहता है, अपने डायलॉग्स भी बोलता है, अपने एक्शन भी लेता है, लेकिन वो क्या करता है, वो एक उसमें उसकी भूमिका को यांत्रिक रूप दे देता है। वो एक खिलौना जैसा व्यवहार करने लगता है। अभिनेता के व्यक्तिगत जीवन के प्रसंग प्रक्षेपण के विषय बन जाते हैं। वो क्षण आते हैं, चले जाते हैं, लेकिन अभिनेता
कोशिश करता रहता है कि वो अभिनय कर रहा है, तो वे भूमिका के तारतम्य को विनष्ट कर देते हैं। जो भी उसके व्यक्तिगत क्षण उस भूमिका के दरमियान आते हैं, आरोपित होते हैं, तो उसकी भूमिका के तारतम्य को विनष्ट कर देते हैं, क्योंकि उसके साथ उसका कोई संबंध नहीं होता। इस बात को स्टानिस्लावस्की ने उस हार का उदाहरण देकर समझाया कि जिसमें सोने के 2 मनकों के बाद तीसरा जो मनका था वो टीन का था, टीन धातु का था। वह हार इस कारण किसी के प्रयोग में नहीं आता था। उसकी प्रदर्शन रंगमंच पर उसकी प्रदर्शन की स्थिति नहीं होती थी उस जिसमें थोड़ी थोड़ी देर बाद वह निर्जीवता के क्षण आ जाते थे। व्यक्ति को क्या उसका मन के वो जो मन का टीन का था उस तरफ ध्यान चला जाता था, तो वो जो है अभिनय में एक जीवंतता नहीं आ पाती थी। वही स्थिति रंगमंच पर उस प्रदर्शन की होती है जिसमें थोड़ी थोड़ी देर बाद निर्जीवता के क्षण आ जाते हैं। सामान्य जीवन में लोगों के बीच संपर्क सूत्र का बना रहना जरूरी है और रंगमंच पर तो स्थिति 10 गुना अनिवार्य है। रंगमंच के संदर्भ में संपर्क सूत्र की महत्ता स्वयं उसकी अपनी प्रकृति से उत्पन्न होती है, जिसका आधार नाटकीय चरित्रों का पारस्परिक व्यवहार होता है। किसी ऐसे नाटक की कल्पना संभव ही नहीं जो अपने नायकों को अचेतन अवस्था में या सोते हुए प्रदर्शित करे। इस बात की भी कल्पना नहीं की जा सकती कि वह रंगमंच पर 2 ऐसे व्यक्ति को ले आए जो एक दूसरे को जानते नहीं है और परस्पर परिचित नहीं है, अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान नहीं कर सकते। अथवा इसके विपरीत जो दृश्य बंध जो सीन है, परस्पर विरोधी सीमाओं में मौन बैठकर एक दूसरे से अपने को छुपाए रखना चाहें। एक कैरेक्टर उधर बैठा है, कैरेक्टर ये बैठा है और उनके मन में अंतर्द्वंद चल रहा है, और वहाँ पे एक जिसको बोलते हैं ना अभिनय तो बहुत दूर चला गया, जो दर्शक हैं उनके लिए भी एक बहुत बड़ा एक तरह से बहुत बड़ी उनसे जब संपर्क सूत्र छूट जाता है, जब 2 अभिनेताओं का संपर्क सूत्र छूटा तो फिर वो नाटक का संपर्क सूत्र दर्शक से भी छूट जाता है। रंगमंच पर जब अभिनेताओं के बीच कार्य का व्यापार पारस्परिक विनिमय आत्मीयता के साथ चलेगा तभी दर्शक उसे समझ सकेंगे और ग्रहण भी कर सकेंगे। अन्यथा दर्शक का नाट्य भवन में क्यों आएगा, वो क्यों देखने बैठेगा? जिसके लिए वह आया है, अर्थात नाटक में भाग लेने वाले लोगों के भाव विचारों को समझने, उन्हें ग्रहण करने, वह उसे मिलेगा ही नहीं। अगर अभिनेता ये चाहते हैं कि वे दर्शकों के विशाल समुदाय का ध्यान बांधे रखें तो उन्हें हर तरह से कोशिश करनी होगी परस्पर आदान प्रदान की सामग्री तथा यथा भावनाओं विचारों उनके बीच क्रियाओं का प्रभाव किसी प्रकार बाधित न हो। यह भी आवश्यक है कि विनिमय लेन देन की वह सामग्री भीतर से दर्शकों को पकड़े रहने के लिए पर्याप्त रूप में रोचक हो। अगर रोचकता नहीं होगी तो दर्शक बिदक जाएंगे, दर्शक उसको पसंद नहीं करेंगे। स्टानिस्लावस्की के अनुसार यह प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें अभिनेता को विशेष रूप से संलग्न होना चाहिए, वरन उसके विभिन्न पक्षों को बहुत सावधानी से अपने क्रियाकलाप में लाना चाहिए। आइए अब स्टानिस्लावस्की के आत्म संवाद के बारे में क्या विचार हैं जानने और समझने की कोशिश करते हैं। जब हम बहुत अधिक उत्तेजित होते हैं या जो कुछ हमारे मन के भीतर है उसे संभाल नहीं पाते या संभाल सकने के विचार से संघर्ष करते हैं, या जब हम कुछ याद करने का प्रयास करते हुए कोशिश करते हैं कि उसे जोर जोर से बोलकर उसे अपनी चेतना में बिठा लें, अथवा जब हम अपनी सुखद या दुखद भावनाओं को वाणी देकर उनसे मुक्त होना चाहते हैं, तब हम स्वयं से संवाद करते हैं। इसे आत्मसंवाद कहते हैं। सामान्य जीवन में इस प्रकार के अवसर बहुत दुर्लभ होते हैं, लेकिन रंगमंच पर ये अक्सर आते रहते हैं। रंगमंच पर जब मौन रहकर मुझे खुद से बातचीत करने का अवसर मिलता है तो मैं उसका आनंद लेता हूँ। ये स्टानिस्लावस्की बता रहे हैं, कह रहे हैं आपसे। रंगमंच पर इस प्रकार के शुभ अवसर से मैं सुपरिचित हूँ और मैं उसमें प्रसन्नता का अनुभव करता हूँ, लेकिन जब लंबे और विशेष रूप से मुखर आत्मसंवाद बोलने की मजबूरी होती है तो मैं समझ नहीं पाता कि क्या करूं, और मेरे सामने सवाल उठता है कि जो कुछ मैं रंगमंच के बाहर नहीं कर पाता उसे मंच पर करने का आधार कैसे खोजूं, मैं स्वयं को कैसे संबोधित करूं। मनुष्य तो एक बड़ा प्राणी है, क्या उसके मस्तिष्क, उसके हृदय, उसकी कल्पना, उसके हाथों अथवा पैरों से बातचीत की जाए? नहीं। संप्रेषण की वह अंतर्धारा किससे और किस और प्रभावित हो? स्टानिस्लावस्की इस प्रक्रिया के लिए एक विषय और एक वस्तु के चयन का समर्थन करते हैं। सवाल उठता है कि वस्तु कहाँ है, विषय कहाँ है? जवाब में उन्होंने कहा कि जब तक इन दोनों के भीतर से संबंधित केंद्रों की खोज न कर ली जाए, उनके बीच भटकते ध्यान को बांधकर विशेष दिशा में निर्देशित
कर पाना संभव नहीं है। अब वो बहुत अच्छी बात बताएंगे यहाँ पे कि क्या है वो दो चीज़। इस विषय में प्राचीन परंपरा के भारतीय विचारकों ने जो लिखा उसे स्टानिस्लावस्की ने कहीं पढ़ा कि एक प्रकार के जीवंत ऊर्जा के अस्तित्व पर उनका विश्वास है। हम ज्योति हैं, हम एक जीवंत ऊर्जा हैं, जिसे उन महापुरुषों ने क्या कहा, प्राण। ठीक है, हमारे अंदर जो प्राण है वो एक ऊर्जा का स्वरूप है, वही हमारे शरीर को जीवन देता है। उसकी गणना के अनुसार इस प्राण के विकिरण अर्थात संचार केंद्र का एक सौर मंडल है। फलस्वरूप हमारे मस्तिष्क के अतिरिक्त, जिसे हम स्नायुविक तंत्र अथवा मन शक्ति का केंद्र माना जाता है, हमारे पास भी एक वैसा ही स्रोत है। वह हमारे हृदय के निकट सौर मंडल में स्थित है, हमारे हृदय की धमनियों में। पता नहीं वो कहाँ है, जिसको बोलते हैं जीव। जीवात्मा जब चला जाता है, शरीर जो है वो हो जाता, तो जीवात्मा कौन है, क्या है, इस बारे में हमारे गीता में बहुत अच्छा बताया गया। आत्मा कहाँ है, आत्मा अंगूठी के आकार की होती है, आत्मा ये होती है, वो होती है। तो वो जो आत्मा है और उसका वो मन, उसको बोल सकते हैं कि मन और एक जो केंद्र है मस्तिष्क, इन दोनों के समन्वय से जो व्यक्ति परस्पर संपर्क स्थापित करने की कोशिश में, स्टानिस्लावस्की कहते हैं कि उन्हें न केवल उनके अस्तित्व का विश्वास हुआ बल्कि यह भी लगा। अब देखिए क्या कहा स्टानिस्लावस्की ने, क्या कहा कि भाई ये जो मस्तिष्क का केंद्र उन्हें चेतना का आवास लगा और सौरमंडल का स्नायु केंद्र उन्हें भावना का स्थल प्रतीत हुआ। उन्हें लगा कि उनका मस्तिष्क उनकी भावनाओं से परस्पर संपर्क कर रहा है। वे प्रसन्न हो उठे, क्योंकि इस प्रकार उन्होंने उस विषय और वस्तु की खोज कर ली जिसे वे ढूंढ रहे थे। जिस क्षण यह खोज उन्होंने कर ली, वे रंगमंच पर मौन और मुखर दोनों ही रूपों में आत्मचेतना के साथ समुचित संवाद में समर्थ हो गए। स्टानिस्लावस्की ने आगे इस बात को अवश्य रेखांकित किया कि रंगमंच पर किसी दृश्य में अपने सहयोगी के साथ परस्पर आदान प्रदान की यह प्रक्रिया प्राप्त कर लेना बहुत ही आसान है, लेकिन यहाँ एक कठिनाई फिर उत्पन्न हो जाती है। मान लो मैं तुम में से कोई रंगमंच पर मेरे साथ है और हम एक दूसरे के साथ सीधे संपर्क में हैं, लेकिन मैं असाधारण रूप से लंबा हूँ। सीधे मेरी ओर देखो, मेरी नाक है, मुंह है, बाहें हैं, पैर है और एक विशाल शरीर है। क्या तुम मेरे सभी अंगों के साथ तत्काल संपर्क स्थापित कर सकते हो अथवा संवाद स्थापित कर सकते हो? अगर नहीं तो फिर किसी एक अंग को चुनो, नाक को चुनो, आँख को चुनो। तो इसमें फिर एक छात्र ने बोला कि आँखों को, क्योंकि वे आत्मा का दर्पण है, आँखों को चुनूंगा मैं। तो स्टानिस्लावस्की ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, देख रहे हो कि तुम किसी व्यक्ति से संपर्क स्थापित करना चाहते हो अथवा बोलना चाहते हो, तो तुम्हें उसकी आत्मा, उसके अंतर जगत की खोज करनी पड़ती है। अब जरा मेरी जीवंत आत्मा को, मेरे वास्तविक जीव स्वरूप को पाने की कोशिश करो। छात्र ने प्रश्न किया, कैसे? उन्होंने कहा, क्या कभी उन्होंने भावनात्मक एंटीना को किसी दूसरे व्यक्ति की आत्मा को अनुभव करने के लिए सक्रिय किया है, हृदय को और मस्तिष्क के समन्वय के द्वारा? मेरी ओर ध्यान से देखो, मेरी मनोदशा को जानने समझने की कोशिश करो। हाँ, यही तरीका है। अब बताओ मैं तुम्हें कैसा लग रहा हूँ? छात्र ने कहा, दयामय, सहानुभूतिशील, सौम्य, जीवंत और सुरुचि संपन्न। फिर उन्होंने स्टानिस्लावस्की ने अपनी मुद्रा में कुछ परिवर्तन किया, भावभंगिमा में परिवर्तन किया और पूछा। और अब छात्र ने उन्हें बड़े ध्यान से देखा, अचानक पाया कि वे स्टानिस्लावस्की नहीं वरन कालजेई नाटक वो फ्रॉम टू मच विट का प्रसिद्ध चरित्र फॉर्मूसव है। अपनी सभी सुपरिचित विशेषताओं के साथ खड़ा है। वही असाधारण रूप, वही भोली भाली आंखें, भरा चेहरा, फूले हाथ और स्वाभिमान से पूर्ण एक बूढ़े आदमी की कोमल भंगिमाएं। और अब तुम किसके साथ संपर्क में हो? स्टानिस्लावस्की ने पूछा। छात्र ने कहा, निश्चित रूप से फॉर्मूसव के। स्टानिस्लावस्की ने समझाते हुए कहा, तुम एक नए व्यक्ति के संपर्क में थे जिसे तुम फॉर्मूसव स्टानिस्लावस्की या स्टानिस्लावस्की फॉर्मूसव कह सकते हो। जल्दी ही तुम रचनात्मक कलाकार के इस रूपांतरण और कायाकल्पों को समझ लोगे। इस समय तो यह समझ लेना पर्याप्त होगा कि लोग नाक, आंखों या वाणी से संबंध नहीं जोड़ते, जैसा कि कुछ अभिनेता रंगमंच पर करते हैं, वरन अपनी जीवंत विषय वस्तु की अंतरात्मा तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। स्वाभाविक और पारस्परिक आदान प्रदान के लिए दो व्यक्तियों के बीच निकटता बनना अनिवार्य शर्त है। मैं तुम्हें अपने विचार देने की कोशिश करता हूँ और तुम्हारा प्रयत्न
होता है कि तुम मेरे ज्ञान और अनुभव में से कुछ आत्मसात करो। इस पर छात्र ने कहा, लेकिन इसका तात्पर्य तो यह नहीं कि यह विनिमय पारस्परिक है, एक दूसरे से कुछ लेना और देना। आप एक विषय के रूप में हम तक अपने स्पंदन प्रेषित करते हैं, हम लक्षण के रूप में उन्हें ग्रहण करते हैं। इसमें पारस्परिक क्या है? मतलब आप तो क्या कर रहे हैं कि स्पंदन प्रेषित कर रहे हैं और हम उसको लक्षण समझ रहे हैं। स्टैनिस्लावस्की ने पूछा, तुम इस क्षण क्या कर रहे हो? बताओ, क्या तुम मेरे सवालों को जवाब नहीं दे रहे? क्या तुम अपने संदेश प्रकट करके मुझे समझाने की कोशिश नहीं कर रहे? यही भावनाओं का संगम है जिसकी तुम्हें तलाश है। फिर छात्र ने कहा, अब तो यह बात लागू होती है, लेकिन क्या उस समय भी वही स्थिति रहेगी जब केवल आप बोल रहे थे? स्टैनिस्लावस्की ने उत्तर दिया, मुझे कोई अंतर दिखाई नहीं देता। हम विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान कर रहे हैं। हम पहले भी यही काम कर रहे थे। परस्पर संचार के समय यह आदान प्रदान अवश्यंभावी हो जाता है। लेकिन जब केवल मैं बोल रहा था तो तुम सुन रहे थे, तब भी मुझे तुम्हारे संदेहों का एहसास हो रहा था। तुम्हारी जल्दबाजी, आश्चर्य, भाव, उत्तेजना सभी मुझ तक पहुंच रही थी। मैं तुम्हारी भावनाओं को ग्रहण क्यों कर रहा था? इसलिए कि तुम उन्हें अपने तक सीमित नहीं रख पा रहे थे। जब तुम खामोश बैठे थे तब भी हमारी भावनाएं एक दूसरे तक पहुंच रही थी। हाँ, जब तुम बोले नहीं तब तक ये इतनी खुलासा नहीं थी। स्टैनिस्लावस्की इस बात को रेखांकित करते हुए आगे कहा कि यह अविच्छिन्न प्रवाह कम ही देखने को मिलता है। यदि अभिनेताओं को इसकी थोड़ी समझ और जानकारी होती है तो भी इसका उपयोग वे तभी करते हैं जब स्वयं अपनी पंक्तियों को बोलते हैं। लेकिन जैसे ही दूसरा अभिनेता बोलना आरंभ करता है, पहला उसे न तो सुनने की और समझने की कोशिश करता है जो दूसरा कह रहा है, और न जब तक वह अपने दूसरे सांकेतिक शब्द क्लू को नहीं सुनता तब तक अभिनय भी नहीं करता। यह आदत आदान प्रदान की धारा को विच्छिन्न कर देती है। कई जो बड़े आर्टिस्ट हैं वो अपना बोल दिया कर दिया तो दूसरा वाला उसको न तो रिएक्ट कर रहे हैं, न रिएक्शन दे रहे हैं, न कुछ कर रहे हैं, और उसकी बात को अनसुनी कर रहे हैं, और जब क्लू मिलता है तब वो अभिनय करना शुरू करते हैं। यह धारा संवाद और मौन दोनों स्थितियों में बहती है। मौन के क्षणों में आंखों के माध्यम से यह प्रक्रिया पूरी होती है, इसलिए अपने सह कलाकार को बहुत ध्यान से सुनना बहुत जरूरी है। साथ ही आप जब बोल रहे हों तो सह कलाकार को भी ध्यान से आपकी बात सुननी चाहिए। आपका सारा ध्यान उसकी तरफ होना चाहिए और अपनी समस्त इंद्रियों से परस्पर एक दूसरे के संवाद ध्यान से सुनना और समझना चाहिए। सिर्फ अपने संकेत क्लू आने पर ही बोलना ठीक नहीं होगा। तो ये था हमारा 21वां एपिसोड, जिसमें हमने बहुत सारी भावनाओं को, भावना के प्रवाहों को, आंतरिक भावनाओं को कैसे एक दूसरे से बांटा जाता है, स्टेज पे कैसे एक अभिनेता दूसरे अभिनेता की आंतरिक स्थिति समझ लेता है, आंतरिक भाव समझ लेता है। ये जो चीज़ें हैं ये बहुत महत्वपूर्ण होती है, और इसके लिए जो है, जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि परस्पर जो संवाद होता है अभिनय के मौन और मुखर, जब हम मौन होते हैं तब भी अभिनय करते हैं, जब हम बोलते हैं तब भी अभिनय करते हैं, और जब अन्य अभिनेताओं से हमारा वार्तालाप होता है, वस्तुओं से संपर्क होता है, भावनाओं के परस्पर प्रवाह, आत्मसंवाद की प्रक्रियाएं जिन्हें स्टैनिस्लावस्की ने ईजाद किया था, वो सारी स्थितियां वहाँ पैदा होती हैं। तो हमको जब रंगमंच पर होते हैं तो हमारे सह अभिनेता और क्या हम बोल रहे हैं और क्या सुन रहे हैं और हमको क्या प्रतिक्रिया देना है, उस सब के बारे में ये एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के द्वारा स्टैनिस्लावस्की ने अपनी बात की थी। तो मित्रों, हम हमारे 21वें एपिसोड के पहले भाग को यही समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में हम फिर चर्चा करेंगे इसी विषय में, लेकिन उसमें नई बातें होंगी, नए विचार होंगे। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।